आप तो जानते ही हैं कि ये कुछ लोग ही सारी दुनिया की चैन की नींद में मारकाट मचाते हैं। ये लोग हमारे आपके बीच में सहृदय, विनम्र और दयालु बनकर छिपे रहते हैं। इन्हें केवल इनकी भाषा से पहचाना जा सकता है और कोई अचरज नहीं कि इस वक्त ये लोग भाषा ही नष्ट करने पर उतारू हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इनसे सावधान रहिए। चेहरे से ही किसी को पहचान पाना संभव होता तो 30-40 बरस पहले ही उसे ठीक से पहचान लिया। बोल चाल और व्यवहार की कुशलता से ही कुछ पता लगता तो इतने बरस उसके मुंह में क्यों पड़ा रहता? चरित्र की अंदरूनी पेचीदगियों और उसकी बाहरी बुनावट में इतनी विरोधी दूरियां भी हो सकती हैं, ये बड़ी देर से समझ आया। दरअसल आजादी के ठीक बाद लोकतंत्र के ढीले ढाले झोल के चाल चलन में धीरे धीरे युवा होते आदमी ने वे सारे पैतरे विरासत में उन दलालों से सीख लिए थे जो ऊंट की करवट देखकर अपनी चाल चलते थे, जिनके एक हाथ में राष्ट्रीयता का झंडा होता था तो दूसरे हाथ में स्वामी भक्त होने का तमगा। कुल मिलाकर ये कि उसने सीखी ऐसी सदी हुई भाषा जो किसी को नाखुश नहीं करती। उसने गढ़े ऐसे नारे जिनसे ना कोई असहमत हो ना कर सके कोई विरोध। उसने अख्तियार की ऐसी विद्रोही मुद्रा जिससे उसके शरीर पर खराज तक ना आए और तेवर विद्रोही का विद्रोही रहा। उसने हर लड़ाई में हमेशा छोड़ी एक ऐसी अदृश्य जगह जहां दुश्मन से हाथ मिलाने की गुंजाइश हमेशा रही है। और इस तरह संघर्ष और विद्रोह की ताकतवर प्रतिरोधी दीवार के बीच लगाई उसने सेंध और बन बैठा हमारा आपका नायक कमांडर। फिर उसके बाद क्या हुआ ये बताने की शायद अब कोई जरूरत नहीं। आप ही की तरह मैं भी पड़ा रहा भ्रम में कि गिरावट के इस घटाटोप में कहीं कोई तो है जो लड़ रहा है, पर यह तो उसकी रणनीति थी, सबके कांधों पर पांव रखकर उस जगह तक पहुंचने की जहां संघर्ष और विद्रोह का कोई अर्थ रह नहीं जाता। रह जाता है वो और केवल वो, और उसी के इर्द गिर्द गूंजती उसी की जय जयकार। ये बात सच है। कितने दिनों तक खामोश रहकर हमने खो दिए हैं अपने सच बोलने के सारे अधिकार। फिर भी जाते जाते इस जहान से कुछ ना कुछ तो करना होगा कारगर उपाय, जैसे यही कि ये कविता या इसका आशय कहीं बचा रह जाए और आने वाली किन्हीं युवा आंखों में रोशनी की तरह समा जाए। सुनो 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 सुनो। आलोचना करना ही है तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि की करो। बुरा भला कहना ही है तो मार्क्स, लेनिन, गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी आदि आदि को कहो। गाली गलौज करना ही है तो ट्रेन के सफर में यात्रियों के बीच में मन चाहे जिससे गरिया। ना उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा। और यदि आप कोई लेखक या पत्रकार हैं तो रोटी रोजी भी चलती रहेगी ठाट से और विश्लेषक और चिंतक कहलाओगे और इसी बहाने देश विदेश भी मुफ्त में घूमाओगे। लेकिन धोखे से भी अपने ही शहर में हो गए नामधारी गुंडों के खिलाफ कभी कुछ मत कहना। जहाँ कहीं करते हो नौकरी उनके मालिक और अफसरों के बारे में कभी मुंह मत खोलना। अपने राजा के सगे संबंधियों के बारे में ना कुछ सुनना ना कुछ बोलना। धर्म के धाके पहले धोखे से भी मत लगा बैठना। मजहब के मां पर कभी कोई निगाह भी मत डालना। पता नहीं कब किसकी भावना आहत हो और आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। पता नहीं कब किसके सम्मान को ठेस पहुंचे और आपकी हस्ती मिट्टी में मिल जाए। पता नहीं कब किसकी आंख में किरकिरी उठे और आपकी आंखों की रोशनी चली जाए। पता नहीं कब। आलोचना करने के लिए दुनिया जहान है तुम्हारे सामने, विरोध करने के लिए कितने दूसरे मुद्दे हैं। चीखना चिल्लाना ही है तो इस तरह कि आवाज भरपूर हो, लेकिन किसी को कुछ समझना है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है।
जागृत है। इस पर लिख रहा है जो उसे लिखना चाहिए, इसलिए कि लिखना जरूरी है, इसलिए कि रास्ता और कोई नहीं लिखने के सिवाय। खासकर ऐसे समय में जब पशुओं के लिए अभयारण्य खोले जा रहे हो और आदमियों को गिन गिन कर निशाना बनाया जा रहा हो, जब अपने काले रंग के लिए आदमी सारी उम्र जेल में बिताता हो, जब अपने समय के भयानक सच को नाटक में दिखाता आदमी भी सड़क पर मार दिया जाता हो, ऐसे समय में जब डरे हुए स्वार्थी हाथ आदमी के खून से रंग जाते हैं, तब खून की एक एक बूंद जो कहती है उसे लिखा जाना चाहिए। कविता से, कहानी से हटकर भी लिखा जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि लिख कर अमर होना है, इसलिए कि मर मर कर लिखना है, मर मर कर लिखना। उस आदमी के बारे में कहीं कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा। इतिहास हमेशा की तरह चुप रहेगा। 100 साल बाद हो सकता है शायद कभी कोई बूढ़ा खरोचता हुआ अपना दिमाग बताए उस अजूबे के बारे में किसी को कि उसके बचपन के जमाने में एक अध्यापक था जो उसे भाषा पढ़ाता था। साहित्य और समाज जैसे विषयों में उसकी गहरी रुचि थी, इसीलिए उस जमाने में भी वह अज्ञानी और मूर्ख कहलाता था। उसकी कई और कठिनाइयां थी, जैसे यही कि वो अपने समय में हिंदुओं के बीच मुसलमान और मुसलमानों के बीच हिंदू समझा जाता था। उसकी परेशानी ये भी थी कि वो अपने ही देश में एक ही जाति में रहने के लिए विवश था, अपने ही देश के कुछ मोहल्लों में सिमट कर रहने के लिए विवश था, अपने ही देश में तब छिप कर रहने के लिए विवश था। वो जीवन भर किसी ऐसी जगह में रहना चाहता था जहां वो जैसा चाहे वैसा रह सके, जैसा वो है वैसा हो सके। हालांकि उसका देश आजाद था और देश का लोकतंत्र बहाल था, पर पूरे देश में उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। उसके माँ और बाप की एक जाति थी, एक भाषा थी, एक धर्म था और उसे एक नाम दिया गया था। इन सब का होते हुए भी वह इन सब के बाहर भी रहना चाहता था। वह इन सब से बाहर रहते हुए भी सबके भीतर तक जाना चाहता था। लोग कहते हैं उसकी अक्ल मारी गई थी, इसीलिए वो भटकता रहा दर बदर जीवन भर, और कहीं भी उसे रहने को जगह नहीं मिली। जहां जहां भी उसने रहने की कोशिश की, वही वही उसे बेरहमी से मारा गया। पूरे देश में कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां उसकी हत्या नहीं हुई, लेकिन किसी ने उसे शहीद नहीं कहा, किसी भी जगह उसका स्मारक नहीं बना। वो हिंदू नहीं था, लेकिन हर बार हिंदुओं की तरह जलाया गया। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन हर बार मुसलमानों की तरह दफनाया गया। वो ईसाई नहीं था, लेकिन हर बार चर्च तक ले जाया गया। वो सिख भी नहीं था, लेकिन हर बार गुरुद्वारा दिखाया गया। वह एक अध्यापक था और अपनी अंतिम यात्रा में किसी स्कूल तक जाना चाहता था। शायद वह एक कवि था और एक कवि की तरह चुपचाप मरना चाहता था, चुपचाप मरना चाहता था। सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं।
ही चंद्रमा की ठंडक में, फिर भी हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी हो गई है। इतनी कम पड़ गई है करुणा कि बर्फ पिघल नहीं रही, नदियां बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़िया गा नहीं रही, गाय रंभा नहीं रही। कहीं कोई पानी का ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके और उसमें तैरते बादल के टुकड़े से उसे धो पोंछ सके। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है। उसमें पानी के गुण समा जाते हैं, वरना कोरी आंखों से कौन कितना देख पाता है। पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, कैसी हवा और कैसा पानी चाहिए। पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए।
ये था आपके सामने हमारा काव्य मंचन भगवत रावत जी की रचनाओं पर आधारित, शायद वह एक कवि था। विवेचना रंगमंडल की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, मैं आपके हाथों से पूछना चाहूंगा। बहुत अच्छी। कलाकारों का परिचय आपसे कराऊं। परिचय के पहले हकदार वो होते हैं जो मंच परे होते हैं। हम लोग तो मंच के सामने आकर आपको दिख जाते हैं, लेकिन वो लोग जो मंच के पीछे रहकर हम लोगों को हाईलाइट करते हैं। ढोलक पे थे भाई किशोर, हमारे ग्रुप का एक ऐसा कलाकार जो उम्र में 21 साढ़े 21 साल का है, लेकिन फितरत से 7 साल से बड़ा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश श्री है, बॉडी बिल्डर राहुल। हमारे रंगमंडल के वरिष्ठ और उन 2 कांधों में से एक कांधा जिस पर विवेचना रंगमंडल रखा हुआ है, भाई नवीन चौबे। हमारे रंगमंडल से जुड़े कुछ कलाकार जो बिल्कुल नए हैं, उनमें से एक सचिन, अंकुर, भाई राजेश, हिमांशु, प्रकाश, राखी, और जिनका तारुफ मैं आपसे करा रहा हूँ, ये वर्षटाइल है, ये बहुत सारा काम करते हैं और क्या क्या करते हैं उसकी फेहरिस्त मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती। भाई संतोष राज, रक्षा, मैं कुछ लोगों की बात के लिए बचा रहा हूं। अब मैं उस साइड से आता हूं। अभिनय, विक्रम, जिसके नाम की एक बार ताली बज चुकी, सचिन, अमर, प्रवीण, और हमारे रंगमंडल की वो कलाकारा जो इस समय आप शहर भोपाल में अपने रंगमंच से जुड़ी हुई है, प्रियंका, अर्चना, और हमारे रंगमंच का सबसे बुजुर्ग कलाकार देखिए, ये तो सारी बातें आपके सामने हो गई, लेकिन एक कलाकार को मैं ऐसा बुलाना चाहूंगा, शांतनु, मैंने बताया शांतनु, एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा मैं मंच पे कि देखिए साहब, हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर उस शख्स का दिमाग ठीक है तब तो हम लोग दिख पा रहे हैं, और नहीं तो पूरी मेहनत हमारी अंधेरे में रह जाएगी। जो हमें रोशनी देते हैं, भाई दिलीप झाड़े दिल्लू, और सुरेश भाई कहाँ है? मैं चाहूंगा कि भाई सुरेश भी मंच पर आए। भाई विनय अंबर को भी मैं चाहूंगा कि आप, जैसे आप उसे होंगे सभागार के अंदर और आपने बहुत सारे चित्र देखे होंगे, और देखिए कि इस प्रस्तुति का सबसे जो बहुत कठिन पक्ष थे, उसमें एक कठिन पक्ष ये था कि इन कविताओं की, अतुकांत कविताओं की को धुनों में बांधना, और ये इतना कठिन काम था, लेकिन हम लोग बेफिक्र रहते हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्टर सुयोग पाठक जैसा कलाकार आप से एक सुख जरूर बांटना चाहूंगा कि हम लोगों ने गुलजार जी पर एक काम किया, और हम लोगों ने जब कलकत्ता में किया गुलजार जी पर रेशम शायर, तो गुलजार जी सामने बैठे हुए थे। उनका एक गीत आपने जरूर सुना होगा, चल छैया छैया, बड़ा प्रसिद्ध गीत है।
लेकिन जब उस गीत को हमारे सुयोग पाठक के कंपोजिशन में पेश किया गया तो गुलजार जी ने मंच पर आकर ये कहा कि आज मेरा छैया छैया जिंदा हो गया। उन्होंने यही कहा कि मैंने किस फीलिंग को लेकर ही गीत लिखा था, जो फिल्म में गया वो मेरा गीत सुन गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। और जो मुख्य भूमिका में थे पूरी प्रस्तुति में भाई मेरे हमारे वो बुजुर्ग जो है ना कलाकार, वो ये शायद उनके पापा है। पूरी जहाज के कमांडर को मैं बुलाना चाहूंगा। कहाँ गए हमारे भाई विवेक पांडे और हमारी बिटिया प्रगति पांडे। प्रोत्साहन मिलता है और बड़ा हमेशा हेल्प करती रहती है। अभी वो बिखरते समझ में आते हैं तो संभालती है, बटोरती है और आकर बिल्कुल हम लोग जाती है। तो प्रगति पांडे के लिए भी आप बिल्कुल आप लोगों का ढेर सारा प्यार हमें मिला। हम बेशक रुकिए आप प्यार के हकदार हमारे दूसरे कांधे विवेचना रंग मंडल के, जो आज जिनको हमने एक्टिंग भी करवा ली जिनसे, भाई अरुण पांडे। उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया, बहुत सारे एक्टर उन्होंने बना दिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप है हमारे जबलपुर शहर के मशहूर और जाने माने शायर हैं श्री सूरज राज सूरज। मेरा शायर के रूप में कराया गया है तो मैं विवेचना रंग मंडल की तरफ से अपनी 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं कि फरिश्ता या खुदा होने से हम इनकार करते हैं। ये हमारे पूरे रंग मंडल की तरफ से आप कि फरिश्ता या खुदा होने से हम इनकार करते हैं, बशर अदना से हैं एहसास का व्यापार करते हैं, और सितारे क्या नहीं हम तोड़ पाएंगे खिलौना तक, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार।